ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ आपने और मैंने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाली वर्किंग सीखी थी कि हम लोग एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा आज वाली हमारी वीडियो है ना, उसके अंदर हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि हम लोग एक्सेस मोल्स की कन्वर्जन किस तरह से देखते हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल किस तरह से देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले जो सवाल होते हैं ना, इसकी खासियत ये होती है कि इन सवालों के अंदर ना आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी होती है। मतलब दो कंपाउंड्स है ना, पहले क्या होता था, जैसे हम लोग बेसिक मोल्स कन्वर्जन के सवाल कर होते थे तो हम लोग के पास एक की इन्फॉर्मेशन होती थी और दूसरे की हम लोग को मैथ या वॉल्यूम या कोई भी चीज़ जो एग्जामिनर ने मांगी होती थी हम लोग को वो निकालनी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दोनों ही कंपाउंड्स की या दोनों ही जो हमारे पास रिएक्टेंट है, दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, जो भी दो कंपाउंड जिसको एग्जामिनर कंपेयर कर रहा होगा, उन सब की ना आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी होगी। मतलब आपके पास उसका मैथ्स भी होगा, आपके पास वॉल्यूम भी हो सकता है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है। मतलब इन्फॉर्मेशन उनकी पूरी होगी और आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा वाला एक्सेस में है और कौन सा वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कौन सा वाला एक्सेस में नहीं है, ठीक है। तो अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और इन सवालों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो मुझे एक इक्वेशन दी हुई है सवाल के लिए, ठीक है, और मुझे कहता है अ सैंपल ऑफ 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। मुझे देखो जिंक कार्बोनेट का मुझे मैथ दे दिया, मुझे जिंक कार्बोनेट का मैथ कितना दिया हुआ है, 4.5 ग्राम्स मुझे दिया हुआ है, ठीक है। मुझे बोलता है एडेड टू 50 सीएम क्यूब ऑफ 1.3 मोल पर डीएम क्यूब नाइट्रिक एसिड। मुझे नाइट्रिक एसिड की भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब मुझे नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और मुझे नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है। अच्छा, अब जैसे हम लोग बेसिक मोल्स कन्वर्जन का बेटा सवाल करते थे ना, उसके अंदर हम लोग तीन चीजें निकालते थे। तीन चीजें क्या होती थी हमारे पास, पहली होती थी कि भाई हमें किसकी गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और जो है वो हमारे पास किसके नीचे एरोज लगेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, हमें देखना है भाई किन दो कंपाउंड्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो जिंक कार्बोनेट की गिवन है और एक मेरे पास नाइट्रिक एसिड की गिवन है। जिसकी गिवन होगी ना उनके नीचे आप एरोस लगा दो, बस सिंपल सा यहाँ पे काम करना है। जिस जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसके नीचे एरो लगा दो। तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस वजह से मैंने जिंक कार्बोनेट के नीचे एरो लगा दिया, और नाइट्रिक एसिड की गिवन है, इस वजह से मैंने नाइट्रिक एसिड के नीचे मैंने एक एरो लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बोलता है शो बाय कैलकुलेशन दैट जिंक कार्बोनेट इज इन एक्सेस। मुझे क्या बोलता है कि भाई इसने मुझे बता भी दिया कि कौन सी चीज एक्सेस में। मुझे बोलता है शो कर दो, बस अपनी कैलकुलेशन से ये शो कर दो कि भाई जिंक कार्बोनेट एक्सेस में है। हम ये जानते हैं कि जिंक कार्बोनेट एक्सेस में है, लेकिन हमें सिर्फ शो करना है अपनी कैलकुलेशन से। अब बात बहुत सिंपल है, हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, मेरी बात समझ लो। एक बेटा यहाँ पे हम लोग 3 स्टेप्स ही अप्लाई करेंगे जो हम लोग बेसिक मोल्स के अंदर अप्लाई करते थे। सबसे पहला क्या था, कन्वर्ट गिवन इन्फॉर्मेशन टू मोल्स। दूसरा क्या था, कंपेयर मोलर रेशो। और थर्ड स्टेप था कन्वर्ट मोल्स इनटू रिक्वायर्ड इन्फो। हम लोग वही 3 स्टेप्स जो हम लोगों ने लेक्चर जो है वो आई गेस 2 और 3 हम लोगों ने कवर करे थे, वही हम लोग जो है वो चीज़ें बेटा कवर करेंगे वापसी। अब वो काम किस तरह से करना है, अब देखो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन दोनों की है, ठीक है। तो बच्चा पूछा सर अब मैं किसकी गिवन इन्फॉर्मेशन को पहले कन्वर्ट करूँ। देखो मेरी बात ये याद रख लो, ठीक है, अपने जहन में डाल लो ये बात कि जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी ना, जिसका आपको बता दिया कि एक्सेस में, जैसे इसने बता दिया कि जिंक कार्बोनेट एक्स इन एक्सेस, मुझे पता चल गया कि जिंक कार्बोनेट एक्सेस में है। तो जो चीज़ एक्सेस में ना, जो तुम्हें पता चल गई है कि एक्सेस के अंदर है, उसकी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट मत करना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसकी उल्टी सामने वाली चीज़ को कन्वर्ट करेंगे। जैसे मुझे पता है भाई जिंक कार्बोनेट एक्सेस में, तो कौन सी चीज़ एक्सेस में नहीं, नाइट्रिक एसिड एक्सेस में नहीं है, तो मैं नाइट्रिक एसिड की इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लूंगा इनटू मोल्स, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 अप्लाई करते हैं हम लोग, कन्वर्ट गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू मोल्स। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग बेटा यहाँ पे किसकी यूज़ करेंगे, नाइट्रिक एसिड की यूज़ करेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक्सेस में नहीं है। जो चीज़ एक्सेस में होती है उसकी गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स में कन्वर्ट मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम मेरे पास दिया हुआ है 50, ठीक है, ये मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे पास ये बेटा कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। तो अगर मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया हुआ है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो यानी इसको मुझे डिवाइडेड बाय 1000 को करके मुझे, यानी इसको 50/1000 करके मुझे जो है ना उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं, आपको पता है मैं डायरेक्ट करता हूँ सारा काम। तो 50/1000 कर लेते हैं इसको, 50/1000 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितनी इसकी 1.3 है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ ये वैल्यू 50/1000। अब देखो मैं ये इसी तरह से करता हूँ, मैं फ्रैक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। फ्रैक्शन लगाया मैंने, 50 ऊपर लिखा, 1000 नीचे लिखा मैंने, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.3 कर दूंगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इक्वल्स टू दबाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे मोल्स दैट आर 0.065। तो मेरे पास मोल्स आ गए 0.065, ठीक है। अच्छा ये मोल्स किसके आ गए बेटा, ये HNO3 के हमारे पास मोल्स हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये बात कैसे पता चली मुझे, भाई उसने मुझे बोला ना कि
नाइट्रिक एसिड, उसने मुझे बोला ना नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या है, HNO3। हम लोगों ने बात एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर पढ़ी थी कि नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है, जो HNO3 होता है। अच्छा, और जिंक कार्बोनेट क्या होता है, जिंक हमारे पास बेटा Zn+2 होता है, कार्बोनेट हमारे पास CO3-2 होता है। तो 2 1 2, 2 1 2, ये चार्जेस कैंसिल आउट रहेंगे, ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास ZnCO3। सारी चीज़ें हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर कवर करी थी। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक कार्बोनेट ये रहा और हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड ये रहा। तो स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा हमारे पास, स्टेप नंबर 1 था कि हम लोग को कन्वर्ट करनी थी गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स के अंदर। तो मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, और गिवन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे किसकी लूंगा, जो चीज़ एक्सेस में नहीं होगी, दैट वाज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है, दूसरा स्टेप मुझे करना है कंपेयर करना है मोलर रेशो। अब जिन दो सब्सटेंसेस की, जिन दो कंपाउंड्स की मुझे जो है बेटा वो पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जिसकी जो जैसे जिंक कार्बोनेट और HNO3, तो इन दोनों का मैं मोलर रेशो कंपेयर कर लूंगा, जिनके नीचे मैंने एरोज भी लगाए थे और इक्वेशन में इनको हाईलाइट भी कर लिया था। तो जिंक कार्बोनेट अगर मैं देखूँ तो इक्वेशन के अंदर इसके मोल्स हैं बेटा 1, ठीक है। और अगर नाइट्रिक एसिड देखो तो नाइट्रिक एसिड के इक्वेशन के अंदर मोल्स कितने हैं, 2। इसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पे तो आपके पास नाइट्रिक एसिड के मोल्स आपके पास कितने दिए हुए, 0.065। तो मैं नाइट्रिक एसिड के मोल 0.065 यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ मेरे पास जिंक कार्बोनेट के नीचे आ जाएगा x। ठीक है, तो ज़रा मैं जो हूँ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0.065 इंटू 1/2। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू। तो ज़रा इसको डिवाइड बाई 2 करके देख लेते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा 0.0325। तो ये मेरे पास बेटा x की वैल्यू आ गई। अब ये जो मेरे पास x की वैल्यू है, ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि किसके मोल्स आ गए मेरे पास, जिंक कार्बोनेट के मोल्स आ गए, क्योंकि मैंने x किसके नीचे रखा था, मैंने जिंक कार्बोनेट के नीचे x रखा था। तो यानी मैंने जब x जिंक कार्बोनेट के नीचे रखा था तो मोल्स भी किसके आएंगे मेरे पास, जिंक कार्बोनेट के आए। तो अब मेरे पास मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट भी आ चुके हैं। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या होता है भाई, कन्वर्ट मोल्स इनटू रिक्वायर्ड इन्फो। अब मुझे रिक्वायर्ड इन्फो क्या, देखो यहाँ पे मुझे ना ग्राम्स दिया हुआ है जिंक का, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे कुछ निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरे पास कुछ रिक्वायर्ड इन्फो नहीं थी। मुझे सवाल ने बोला नहीं था ग्राम्स में निकाल के दिखाओ, लेकिन मुझे ना कंपेयर करना है। मुझे क्या कंपेयर करना है कि भाई जिंक कार्बोनेट एक्सेस में, एक्सेस में इसका मतलब है कि भाई जो मैथ्स मैं निकालूंगा वो 4.5 से कम आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका मैथ्स निकाल के देखूंगा भाई कि कैलकुलेशन के हिसाब से जिंक कार्बोनेट का मैथ्स कितना बनता है। जितना कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है, अगर उससे ज्यादा मुझे सवाल ने बताया है, अगर लेट्स से मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा 2 ग्राम्स बनता है मैथ्स, और सवाल ने मुझे बताया भाई 4.5 ग्राम्स बना है मैथ्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक कार्बोनेट, ये प्रूव हो गया कि जिंक कार्बोनेट मेरे पास एक्सेस के अंदर है। तो चीज़ मैं करके दिखाता हूँ आपको, थर्ड स्टेप लगाते हैं हम लोग। तो मेरे पास जिंक कार्बोनेट के मोल्स आ चुके हैं, दैट आर 0.0325। ये मेरे पास मोल्स आ गए। अब हम लोग फॉर्मुला कौन सा यूज़ करेंगे बेटा, हम लोग फॉर्मुला यूज़ करेंगे मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर MR वाला फॉर्मुला यूज़ करेंगे। उसकी वजह क्या है कि भाई हम लोग मैथ सिर्फ उसी फॉर्मुला से निकाल सकते हैं, मोल्स इक्वल टू मैस ओवर MR से। दूसरा फॉर्मुला हमारे पास मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम 0.24 है, उससे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मैथ तो नहीं निकालेंगे। और तीसरा हमारे पास मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन है, तो उससे भी हम लोग वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, मैथ तो नहीं निकाल सकते ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.0325, दीज आर मोल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू मैस मुझे नहीं पता अपॉन MR। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जिंक मेरे पास ये रहा, एक जिंक का बेटा MR आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कितना होता है, 65 होता है। वैसे प्योर टेबल दिया हुआ होता है, तो आप पीछे से रेफर कर लेना। तो 65 प्लस एक कार्बन होता है 12, और ऑक्सीजन होता है हमारे पास 16 इंटू 3, ठीक है। तो अगर मैं MR देखूँ इसका, तो 65 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, MR मेरे पास है 125। तो 0.0325 इंटू इस पूरे का MR कितना आ गया बेटा, 125। और जो भी आता है वो हमारे पास मैथ्स का रूल है कि हमारे पास जो चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर होती है वो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई 125 कर लेते हैं, तो मेरे पास मैथ्स आ जाएगा। तो मैं इसको 0.0325 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो दिस बिकम्स 4.0625 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास जो ये मैथ्स आया ना, ये जिंक कार्बोनेट का है बाय द वे, ठीक है। अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मैंने जो कैलकुलेशन करी है ना, मतलब जो मेरे पास नाइट्रिक एसिड इतना था, तो इस नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हुए तुम्हारे पास ये मैथ्स बनना चाहिए था। समझ आ रही बात, मतलब ये है कि भाई हमारे पास इतना नाइट्रिक एसिड को यूज़ करने के लिए हमारे पास इतना मैस ऑफ जिंक कार्बोनेट होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास मैस ऑफ जिंक कार्बोनेट कितना है, 4.5 ग्राम्स है। होना कितना चाहिए था, 4.0625। तो इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई बेटा कि हमारे पास होना कितना चाहिए था, 4.0625 है कितना, 4.5। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जिंक कार्बोनेट इज इन एक्सेस।
तो ये बात हमारे पास प्रूव हो गई। जो एग्जामिनर ने बोला था ना, शो बाय कैलकुलेशन दैट जिंक कार्बोनेट इज इन एक्सेस, तो ये बात ऑटोमेटिकली शो हो गई कि हमारा जिंक कार्बोनेट एक्सेस के अंदर है। लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जो मैंने तुम लोग को स्टार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर बताई थी कि भाई तुम्हें क्या चीज़ करनी है, तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है मोल्स के अंदर जो एक्सेस में नहीं है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड एक्सेस में नहीं था, तो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करा इनटू मोल्स, और फिर मैंने क्या करा कि मैंने जो है ना वो आखिर में मैंने जिंक कार्बोनेट का ग्राम्स निकाले। क्यों ग्राम्स निकाले? क्योंकि भाई उसमें मुझे ग्राम्स में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि भाई 4.5 ग्राम्स है। अगर लेट्स से मुझे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट के वॉल्यूम दिया होता, मुझे दिया होता भाई 50 cm³ ऑफ जिंक कार्बोनेट है, तो फिर मैं यहाँ पे मैस कैलकुलेट नहीं करता जिंक कार्बोनेट का, फिर मैं क्या कैलकुलेट करता, फिर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता बेटा जिंक कार्बोनेट का, फिर मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करता, फिर मैं इसके अंदर मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24 वाला फॉर्मूला लगाता, ताकि मेरे पास वॉल्यूम आ सके जिंक कार्बोनेट का, ताकि मैं वॉल्यूम और इसके अंदर जो सवाल के अंदर जो वॉल्यूम दिया हुआ मैं उसको कंपेयर कर सकूं। समझ आ रही बात? तो जो एग्जामिनर ने आपको यूनिट दिया होता है, जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे मुझे ग्राम्स के अंदर मैथ्स दिया हुआ जिंक कार्बोनेट का, तो मैं ग्राम्स में नहीं इसको कन्वर्ट करा, ठीक है। अगर एग्जामिनर मुझे बोलेगा भाई वॉल्यूम दिया होगा यहाँ पे, तो मैं वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो मुझे बोलता है, एक मुझे इक्वेशन दी हुई है और मुझे कहता है अ सैंपल ऑफ 2.34 ग्राम्स ऑफ जिंक, एक सैंपल है जिंक का जो कि 2.34 ग्राम्स है। यानी देखो मुझे सबसे पहली इन्फॉर्मेशन किसकी मिल गई, जिंक की मिल गई। इज रिएक्टेड विद 50 cm³ ऑफ 2 मोल पर dm³ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और मुझे कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, ठीक है। अब अगर आप ये चीज़ नोटिस करो बेटा कि मैंने आप लोगों को बात बोली थी कि जो जिन दो की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई ना, उन दो की इन्फॉर्मेशन को आपको एरोज लगाने उनके नीचे। तो एक जिंक है मेरे पास, इसके नीचे एरो आएगा, और एक मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इक्वेशन के अंदर अगर आप देखो तो जिंक ये दिख रहा है मुझे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, हम लोग को ये बात पता है, फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो HCl मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो मुझे बोलता है शो बाय कैलकुलेशन दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एक्सेस। अब जो अच्छा बच्चा है ना बेटा यहाँ पे, उसको ये बात फौरन से समझ आनी चाहिए कि भाई मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं किसकी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करूंगा, मैं जिंक की इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक हो गई बात? तो अब हम लोग जरा ये वाला सवाल करके देखते हैं, ठीक है। मुझे बोलता है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस के अंदर है, तो मैं सबसे पहले जो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, जिंक की इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर mr, ठीक है। तो मोल्स हमारे पास मैस हमारे पास 2.34 है, अपॉन जिंक का mr बेटा होता है 65, तो 2.34 डिवाइडेड बाय 65, तो हमारे पास मोल्स कितने आ गए यहाँ पे 0.036। अच्छा ये बात याद रहे कि जो हमारे पास मोल्स आए किसके आए बेटा, जिंक के आए, क्योंकि हम लोगों ने जिंक के मैस को अपॉन mr करा है, तो हमारे पास मोल्स भी जिंक के आए होंगे, तो हमारे पास मोल्स आ गए। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, कंपेयर मोलर रेशो। अब हम लोग को मोलर रेशो कंपेयर करना है, हम किस किस का करेंगे, जिंक का करेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करेंगे। तो जिंक मेरे पास इक्वेशन के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप देखो तो इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये आ गया 2, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जिंक के हम लोगों ने मोल्स निकाले थे 0.036, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नीचे आ जाएगा x। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.036 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इस तरह से बनेगा। आई होप आप लोगों को यूनिटरी मेथड आता हो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास जिंक के मोल्स कितने आ चुके हैं भाई, 0.072 आ चुके हैं मेरे पास x की वैल्यू, जो कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स है, ठीक है। अब ये बात कैसे पता चली मुझे, भाई मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नीचे x रखा था ना, तो जो वैल्यू x की आएगी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स होंगे। अब ज़रा थर्ड स्टेप पे आते हैं, और हमारे पास बेटा थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्ट मोल्स इनटू रिक्वायर्ड इन्फो। अब मुझे क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ना एक मसला है, मुझे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और मुझे कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है। तो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर वाले सवाल के अंदर बोला था कि भाई अगर मुझे ग्राम्स में दिया हुआ है तो मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे जो है ना वो दिया हुआ है भाई वॉल्यूम के अंदर, तो मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है इसको। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे ना मेरे पास एग्जामिनर ने मुझे पता है क्या बताया हुआ है, एग्जामिनर ने मुझे जो ना इसकी वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन मुझे दोनों बताई हुई है। अब या तो कोई एक चीज़ बताई हुई थी तो मैं उसके अंदर कन्वर्ट करता, अब मुझे यहाँ पे दोनों चीज़ें बताई हुई, तो मैं क्या करूँगा कि इसको भी ना ज़रा मोल्स में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको मोल्स में मैं किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, इसके मैं मोल्स निकाल लेता हूँ। मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन वाले फॉर्मूला से। बेटा इसका मसला पता ही ये है, अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे, अगर आप लोग कोई बात समझ नहीं आ रही कि भाई मैं इसको मोल्स में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे ये बात नहीं पता ना कि मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करूँ इसको, वॉल्यूम इसका एक्सेस में है या इसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके भी मोल्स निकाल लूँगा, इसका वॉल्यूम ये रहा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये रही। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन करके मैं मोल्स निकाल लूँगा इसके। तो वॉल्यूम मेरे पास है बेटा 50 अपॉन 1000 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
इंटू कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है 2, तो मैं क्या कर लूँगा 50/1000 इंटू 2 कर लेता हूँ, तो 50/1000 इंटू 2, तो ये आ गया मेरे पास कि भाई मेरे पास मोल्स कितने आने चाहिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स कितने हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास जो सवाल के अंदर दिए हुए कितने 0.1 मोल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स कितने हैं हमारे पास, जो हमें सवाल में दिया हुआ है जिसने बताया हुआ एक्सेस के अंदर है, वो कितने हैं 0.1 है। और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बेटा कितने मोल्स होने चाहिए थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 0.072 मोल्स होने चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स कितने हैं बेटा, ज़्यादा है ना, उसने बोला था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस के अंदर है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये चीज़ शो भी हो रही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स हैं कितने बेटा, एक्चुअल में कितने हैं, एक्चुअल में है ये 0.1, लेकिन होने कितने चाहिए थे, होने कितने चाहिए थे यहाँ पे होने चाहिए थे भाई हमारे पास 0.072। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि भाई हमारे पास होने कितने चाहिए थे 0.072 और हमारे पास है कितने 0.1। इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स ज़्यादा हैं, तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ शो कर दी हमने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस के अंदर है हमारे पास। ठीक है, तो ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। अच्छा, अब ज़रा एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी हम लोगों ने जो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने देखे ना, तो उसके अंदर हमें बता दिया कि भाई जिंक कार्बोनेट इसके अंदर एक्सेस के अंदर है, या हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस के अंदर है। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन ना बेटा, उसके अंदर वो हमें स्टेट नहीं करेगा कौन सी चीज़ एक्सेस के अंदर, वो बोलेगा आप कैलकुलेशन से चेक करो कि कौन सी चीज़ एक्सेस के अंदर है। अच्छा, जब भी एक्सेस मोल्स का सवाल होता है तो एक चीज़ याद रखना कि हमेशा ना एक चीज़ एक्सेस के अंदर होती है, दूसरी चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। मतलब अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ एक्सेस में होगी, अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम होगी। दोनों चीज़ एक टाइम पे ज़्यादा नहीं हो सकती और दोनों चीज़ें एक टाइम पे कम नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, ये मैंने ना आप लोग को अलग अलग कैटेगरी, मतलब जितनी वेरिएशंस आती है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर, मैंने वो करवा रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप सिर्फ फॉलो करो, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। जब हम लोग इसके टॉपिकल्स करेंगे ना, तो आप लोग की चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर किसी को नहीं भी समझ आया तो वापसी ज़रा वीडियो पीछे से करके देख सकता है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को वापसी कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ आ जाएगी मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं। अब देखो सवाल क्या है, मुझे बोलता है अ वॉल्यूम ऑफ 144 cm³ ऑफ क्लोरीन गैस is passed into 38 cm³ of 0.25 मोल पर dm³ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, मुझे इन दोनों की इंफॉर्मेशन पूरी गिवन है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्लोरीन मेरे पास होता है बेटा Cl2, ये तो ये रहा इक्वेशन के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास NaOH होता है, Na के ऊपर चार्ज होता है +1, हाइड्रोक्साइड होता है OH-1, तो ये क्या बन जाएगा बेटा NaOH बन जाएगा। ये हम लोगों ने एसिड बेसिस के अंदर कवर करा था, तो ये रहा हमारे पास NaOH। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को कन्वर्ट गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू मोल्स करनी है। लेकिन मैंने तो आप लोग को ये बात बताई थी कि भाई जिसका वो बोल दिया एक्सेस में, लेट्स से उसने बोल दिया भाई, अगर वो बोलता भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में, तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड की इन्फॉर्मेशन को वो कन्वर्ट नहीं करता, मैं क्लोरीन की करता। लेकिन अगर वो मुझे बोलता कि भाई क्लोरीन एक्सेस में, तो फिर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की कन्वर्ट करता, ऐसे ही होता। लेकिन यहाँ पे तो मुझे बोल दिया कि भाई मुझे पता ही नहीं कौन सा एक्सेस के अंदर है, अब बोल रहे भाई तुम बताओ कौन सा एक्सेस में अपनी कैलकुलेशन से। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि भाई मुझे किसको कन्वर्ट करना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है, तुम क्लोरीन को कर लो या तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कर लो। मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसलिए करूंगा ताकि ना भाई मैं आखिरी स्टेप में ना मैं क्लोरीन का वॉल्यूम निकाल के उसको कंपेयर कर सकूँ। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करा था ना, हम लोगों ने क्या करा था कि हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड की मोल्स निकालने के लिए हम लोगों ने वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन कर दिया था। ठीक है, और हम लोगों ने आखिरी में जिंक कार्बोनेट का मैस निकाल लिया था। ठीक है, कंपेयर करने के लिए भाई इसका मैस अगर 4.5 से कम आएगा तो इसका मतलब कि भाई ये जिंक कार्बोनेट प्रूव हो गया कि भाई वो एक्सेस के अंदर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ पे ना मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ना मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं आखिर में ना क्लोरीन का वॉल्यूम कंपेयर कर सकूँ। भाई क्लोरीन का वॉल्यूम अगर 144 से कम आ रहा है तो इसका मतलब क्लोरीन जो है वो एक्सेस के अंदर है, अगर 144 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस के अंदर है। तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट गिवन इन्फॉर्मेशन टू मोल्स करते हैं। अच्छा, तुम जो है ना वो उसको 144 को भी तुम कर सकते हो मोल्स के अंदर कन्वर्ट, मतलब तुम क्लोरीन की गिवन इन्फॉर्मेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ पे CM³ के अंदर इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसको DM³ में करना और फिर वॉल्यूम अपॉन 24 लगाना अगर तुम क्लोरीन की गिवन इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करो मोल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है हमें, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ, इसका 38 cm³ वॉल्यूम है। तो हमें पता है ये बात कि जब CM³ के अंदर होता है तो हमें इसके DM³ के अंदर लाजमी कन्वर्ट करना होता है और डिवाइड बाई 1000 करके। ठीक है, और इंटू 0.25 कर दूंगा क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये। तो मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया। वॉल्यूम मेरे पास कितना था 38 था, 38 को मैंने अपॉन 1000 कर दिया ताकि DM³ में आ जाए, और इंटू मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी थी 0.25 थी, मैं 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैं ज़रा कैलकुलेटर में आप लोग करके दिखाता हूँ। मैंने यही काम करा है, फ्रैक्शन लगाया मैंने यहाँ पे 38/1000। ठीक है, सॉरी 10,000 हो गया, ये तो 1000 कर दिया मैंने इंटू 0.25। तो ये देखो मैंने ये कैलकुलेशन आपके सामने करिए, इक्वल्स टू कर देता हूँ, SD दबा देता हूँ, तो मेरे पास आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर
9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अब आप लोग को मैं बात सिखाई, अगर डेसिमल पीछे हटाना तो शिफ्ट दबाएंगे और ENG दबाएंगे, पहली दफ़ा में नहीं होगा, फिर शिफ्ट दबाएंगे ENG दबाएंगे, अभी पीछे चले जाएगा। तो 0.0095 आ गया मेरे पास मोल्स की वैल्यू। तो मोल्स इज इक्वल्स टू 0.0095। तो ये जो मेरे पास मोल्स आए ना बेटा, ये मेरे पास किसके मोल्स आए आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आए हैं, क्योंकि भाई हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड स्टेप लगाते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, कंपेयरिंग मोलर रेशो। तो मोलर रेशो किस किस का कंपेयर करेंगे, एक हम लोग Cl2 का कंपेयर करेंगे जिसके नीचे हम लोगों ने एरोज लगाए हैं और जिसको हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर हाईलाइट करा है, और दूसरा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच इज NaOH। तो Cl2 के नीचे 1 है, अगर आप यहाँ पे देखो इक्वेशन के अंदर Cl2 के पीछे कुछ नहीं लगा तो 1 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 है। ठीक है, Cl2 के सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम लोगों ने मोल 0.0095 निकाले हैं, और Cl2 के नीचे आ जाएगा x। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 0.0095 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास x की वैल्यू। तो मैं 0.0095 को डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.00475। 0.00475 ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है बेटा, ये आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि जो x की वैल्यू है ये हमारे पास क्लोरीन के मोल्स आ चुके हैं। हमारे पास किसके मोल्स आए, क्लोरीन के। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्लोरीन के नीचे बेटा x रखा था ना, तो x जब हम लोग क्लोरीन के नीचे रखेंगे तो क्लोरीन के मोल्स आएंगे हमारे पास। अब आता है हमारे पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, थर्ड स्टेप हमारे पास होता है बेटा कि मोल्स को कन्वर्ट करना है इनटू रिक्वायर्ड इन्फो। लेकिन रिक्वायर्ड इन्फो यहाँ पे कोई भी नहीं थी, हमें क्या दिया हुआ था, हमें क्लोरीन का वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है तो हम इसको वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इसके मोल्स को, ताकि हम लोग वॉल्यूम को कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स कितने, 0.00475 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे DM³ के अंदर वॉल्यूम आ जाएगा, तो 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो मेरे पास बेटा वॉल्यूम आ गया 0.114 DM³। अच्छा, अब देखो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने के लिए ना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन का क्या मतलब है कि हमें बिल्कुल अगर फेयर कंपैरिजन करना ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे पास CM³ के अंदर है वॉल्यूम, और जो मैंने कैलकुलेट करा है वो DM³ के अंदर है, तो जरा इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके पहले CM³ के अंदर कर लो ताकि तुम कंपेयर कर सको इसकी इजीली। जब मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे ना तो इसका मतलब है तुम्हारे पास वॉल्यूम आएगा 114 CM³। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि भाई क्लोरीन का हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से क्लोरीन का वॉल्यूम कितना आना चाहिए था, 114 CM³ आना चाहिए था, लेकिन कितना है क्लोरीन का वॉल्यूम 144 CM³ है। तो इसका मतलब क्या प्रूव हुआ बेटा, इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि हेंस Cl2 इज इन एक्सेस, यानी क्लोरीन जो है ना वो एक्सेस के अंदर है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका थोड़ा सा उल्टा काम हुआ होता, अगर यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आया होता लेट्स से 150 CM³, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना होना चाहिए था, भाई वॉल्यूम 150 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, क्लोरीन का वॉल्यूम 144। तो इसका मतलब क्लोरीन क्या होता है भाई, क्लोरीन फिर एक्सेस में नहीं होता, क्लोरीन को फिर हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग उसको, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता भाई, फिर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में हो जाता। क्योंकि हमारे पास क्लोरीन अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मैंने आप लोगों की बात बताई थी कि एक चीज अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाती है। दोनों चीजें ना ही सेम टाइम पे एक्सेस हो सकती है, ना ही दोनों चीजें सेम टाइम पे लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कम हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक चीज कम है तो दूसरी चीज एक्सेस में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या होगी कि अगर जो है क्लोरीन का वॉल्यूम लेट्स से 150 आया होता हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, तो इसका मतलब कि क्लोरीन कितना होना चाहिए था 150, लेकिन है कितना 144। इसका मतलब क्या है भाई कि क्लोरीन जो है वो एक्सेस के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता था भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस के अंदर है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी वॉल्यूम है 114, इसका मतलब ये कि भाई क्लोरीन का वॉल्यूम कम आया, यानी 114 होना चाहिए था, लेकिन है कितना एक्चुअल में 144, यानी 30 CM³ ज्यादा है क्लोरीन का वॉल्यूम। तो 30 CM³ ज्यादा है, तो इसका मतलब क्लोरीन हमारे पास एक्सेस के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा एक्सेस मोल्स की कैटेगरी थी। इंशाल्लाह इसके हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे इन द टॉपिकल्स। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग की चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोग को इतनी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करते हैं टॉपिकल्स के वक्त इसके बाकी क्वेश्चंस के साथ, और तो हम लोग अपनी और क्वेरीज क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।